नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। पश्चिम बंगाल के 15 बूथों पर गड़बड़ी की शिकायत पर हुआ पुनर्मतदान। डायमंड हार्बर के 4 और मगरहाट पश्चिम के 11 बूथों पर हुई बम्पर वोटिंग। 4 मई को आएंगे चुनावी नतीजे। दक्षिण 24 परगना के फलता विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया धमकाने का आरोप। महिलाओं ने की गिरफ्तारी की मांग। सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी को लगा बड़ा झटका। केंद्रीय अकाउंटिंग सुपरवाइजर नियुक्त करने के मामले में पार्टी ने खटखटाया था अदालत का दरवाजा। याचिका पर कोर्ट का दखल देने से इनकार। सरकार ने देशव्यापी मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का किया सफल परीक्षण। दूरसंचार विभाग और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सहयोग से विकसित की गई प्रणाली आपात स्थिति में लोगों तक सटीक जानकारी पहुंचाना लक्ष्य। और जम्मू से श्रीनगर का सफर 5 घंटे से भी हुआ कम। श्रीनगर वंदे भारत का संचालन आज से शुरू। मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी ट्रेन। हर मौसम में कनेक्टिविटी, पर्यटन और कारोबार को मिलेगा बढ़ावा। पश्चिम बंगाल के 15 बूथों पर गड़बड़ी की शिकायत पर डायमंड हार्बर के 4 और मगरहाट पश्चिम के 11 बूथों पर बम्पर वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक मगरहाट पश्चिम में 86.11%, डायमंड हार्बर में 87.60% मतदान हुआ। दरअसल 29 अप्रैल को इन बूथों पर दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ और झड़प की शिकायत मिली थी। इसके चलते दोबारा मतदान का फैसला लिया गया। ये सभी बूथ दक्षिण 24 परगना जिले में आते हैं। बता दें कि राज्य की सभी 294 सीटों पर रिकॉर्ड 92.84% मतदान हुआ। 23 अप्रैल को प्रथम चरण की 152 सीटों पर 93.19% मतदान हुआ था। 29 अप्रैल को दूसरे चरण की 142 सीटों पर 92.48% मतदान हुआ। चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तहत मगरहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में पुनर्मतदान के दौरान तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला। 126 और 127 नंबर मतदान केंद्रों के बाहर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अवैध जमावड़े के आरोप सामने आए। बताया गया कि तृणमूल के कार्यकर्ता और समर्थक कैंप लगाकर वहां जमा हुए थे। शिकायत मिलने पर केंद्रीय बलों ने मौके पर पहुंचकर कैंप को हटाया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले दक्षिण 24 परगना जिले के फल्टा इलाके में भारी तनाव हो गया। यहां स्थानीय लोग पुनर्मतदान की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले बुधवार को इन्हें वोट डालने से रोका गया था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि टीएमसी नेता घर जलाने और रक्तपात करने की धमकी दे रहे हैं। स्थिति को देखते हुए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। फल्टा में सीआरपीएफ का एक आर्मर्ड वाहन भी लगाया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। बता दें कि मतगणना से पहले सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं और पूरे क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस बीच एडिशनल एसपी ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा डराने धमकाने की शिकायत सामने आई है, जिस पर मामला दर्ज कर लिया गया है। लोगों की मांगों को भी सुना गया है। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अब अभी कंट्रोल्ड है। इन लोगों का कुछ स्पेसिफिक डिमांड है। हम लोगों ने कुछ इंटिमिडेशन का इशू है, उसके ऊपर केस भी हुआ है। अभी जो डिमांड है हम लोगों ने सुना है, तो ये इशू है, तो देखते हैं बाद में क्या है। ठीक है। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने फल्टा में पुनर्मतदान को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि पुनर्मतदान सिर्फ उन्हीं बूथों पर कराया जा रहा है जहां इसकी आवश्यकता महसूस हुई है। फल्टा में पुनर्मतदान होगा या नहीं, इसका अंतिम फैसला चुनाव आयोग करेगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि केवल लोगों की मांग के आधार पर पुनर्मतदान का प्रावधान नहीं है। There's nothing in the RP Act or conduct of election rules. If somebody asks election, repoll has to be done on that basis. Repoll is already or only done based on the assessment of the poll which has taken place. Which has taken place yesterday. Assessment is being was done. Assessment was done by the State General Observer and by the team there. They have sent the report to ECI. Let us see what ECI does.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों को तैनात किया है। यह कदम मतगणना केंद्रों की सुरक्षा बढ़ाने और कार्यवाही को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इन नियुक्तियों को भारत के संविधान अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आयोग की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया है। इस दौरान पर्यवेक्षक आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करेंगे। उनका उद्देश्य मतगणना को भयमुक्त और पारदर्शी बनाना है। पुलिस पर्यवेक्षक केवल सुरक्षा की निगरानी करेंगे, लेकिन उन्हें मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं मिलेगा। ईसीआई के निर्देशों के तहत रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा ईसीनेट के माध्यम से सभी मतगणना कर्मियों, उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों को पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। मतगणना कर्मियों और उनके प्रतिनिधियों को क्यूआर कोड आधारित पहचान पत्र जारी किए जाएंगे और मोबाइल फोन लाने की अनुमति नहीं होगी। गणना परिणामों का प्रपत्र एक 17C2 गणना एजेंटों की उपस्थिति में तैयार किया जाएगा और उनके हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। प्रत्येक टेबल पर माइक्रो ऑब्जर्वर स्वतंत्र रूप से परिणाम नोट करेंगे और क्रॉस सत्यापन के लिए काउंटिंग ऑब्जर्वर को सौंपेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल में काउंटिंग सेंटर्स पर केंद्रीय और पीएसयू कर्मचारियों की तैनाती के खिलाफ टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पहुंची ममता बनर्जी की पार्टी से शीर्ष अदालत ने कहा कि हम चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगे और इस पर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। कोर्ट ने साफ कहा कि ईसी को अपना अधिकारी चुनने का पूरा अधिकार है। बता दें कि टीएमसी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे थे। टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी आदेश की जरूरत नहीं है, सर्कुलर का पूरी तरह से पालन होगा। इलेक्शन कमीशन को अधिकारी चुनने का हक है। चुनाव आयोग अपने कर्मचारी पर खुद नियंत्रण कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ इस मामले पर दखल देने से इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल में मतगणना से ठीक पहले टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मतगणना में केंद्रीय और पीएसयू कर्मचारियों की तैनाती को चुनौती देने वाली टीएमसी की याचिका पर कोई अतिरिक्त आदेश देने से इनकार कर दिया है। इसे लेकर भाजपा ने टीएमसी पर निशाना साधा है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि टीएमसी 80 बार से अधिक कोर्ट जा चुकी है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के लोग अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। जहां पर शांतिपूर्ण मतदान होने पर, हिंसा मुक्त मतदान होने पे, हत्याएं न होने पर किसी को समस्या उत्पन्न हो रही है, इससे बहुत साफ है कि हिंसा, दबाव, भय और आतंक के आधार के ऊपर जो सत्ता बनाने का प्रयास था, वह आज पूरी तरीके से भरभराता जा रहा है और संवैधानिक उपकरणों का इस प्रकार से दुरुपयोग करना और संवैधानिक संस्थाओं में बार बार जाकर न्यायालय को इतनी बार जाना, मुझे लगता है कि ये न सिर्फ आपकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं में आपकी आस्था नहीं है और उसका आप दुरुपयोग करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ममता बनर्जी को अपनी ही पुलिस पर भरोसा नहीं है। उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी को किसी पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि अब वो जनता का भरोसा भी खो चुकी है। मैं ममता जी से कहना चाहता हूं, आज भरोसे का सवाल आपके खुद के ऊपर है। अपनी पुलिस और अपनी राज्य सरकार की एजेंसी पर भरोसा नहीं था, वो वहां पर खुद अंदर गई, अर्थात उनको अपने पर्सनल स्टाफ पर भी भरोसा नहीं था। तो जब भरोसा स्वयं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को अपनी ही सरकार, अपने कर्मचारियों और अपने ऑफिस पर नहीं है, तो यह इसलिए है क्योंकि जनता का भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका है। आज सुबह करीब 11:42 पर एक साथ कई लोगों का मोबाइल तेज आवाज में शोर करने लगा। इस दौरान टोन सुनकर दफ्तरों से लेकर घर और बाजार में मौजूद सभी सहम गए। हालांकि ये कोई संकट नहीं, देश की एक उपलब्धि साबित हुई है। दरअसल 2 मई को केंद्र सरकार ने देश भर में मोबाइल बेस्ड डिजास्टर कम्युनिकेशन सिस्टम का सफलतापूर्वक शुभारंभ कर दिया। ये पहले से ही पूर्व निर्धारित था। आज
मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। इस क्रम में लोगों के मोबाइल पर अलर्ट मैसेज आया, जिसने बड़े स्तर पर लोगों को ध्यान आकर्षित किया। यह प्रणाली दूरसंचार विभाग और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए के सहयोग से विकसित की गई है, जिसका उद्देश्य आपात स्थिति में लोगों तक सटीक जानकारी पहुंचाना है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गृह मंत्री के मार्गदर्शन में हमारे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के साथ मिलकर दूरसंचार विभाग ने एक मोबाइल प्रसारण समाधान की शुरुआत की है। इसके जरिए आज 21 भाषा में भारत का यह आत्मनिर्भर समाधान देश को समर्पित किया गया है। उन्होंने कहा कि एक एक गांव कस्बे तक लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह सुविधा बहुत उपयोगी रहेगी। कभी भी देश में जब आपदा आए, हमारे 140 करोड़ जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानव संसाधन और टेक्नोलॉजी दोनों का संगम आज के दिन पर किया गया है। C-DOT भारत की सबसे विशेष R&D भारत सरकार की कंपनी के द्वारा ये सेल ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन के ज़रिए आज 21 भाषाओं में भारत का ये आत्मनिर्भर सॉल्यूशन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री जी के अध्यक्षता में देश को समर्पित किया गया है। प्रसिद्ध गीतकार और लेखक प्रसून जोशी को प्रसार भारती का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रसून जोशी के नेतृत्व में प्रसार भारती को नई ऊर्जा और रचनात्मक दिशा मिलेगी। बता दें कि प्रसून जोशी साहित्य, विज्ञापन और सिनेमा की दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं और उनकी रचनाएं भारतीय संस्कृति की गहराई को दर्शाती है। इससे पहले वो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। गौरतलब है कि प्रसार भारती, जिसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन शामिल है, देश में सूचना, शिक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में प्रसून जोशी की नियुक्ति को सार्वजनिक प्रसारण के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कोसी और गंडकी परियोजना की संयुक्त समिति की 11वीं बैठक का आज समापन हो गया। यह बैठक नेपाल की राजधानी काठमांडू में 30 अप्रैल को शुरू हुई थी। बैठक में दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रही कोसी और गंडक परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक मुद्दों पर सार्थक चर्चाएं हुई। बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बिहार जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ला ने किया, जबकि नेपाल का प्रतिनिधित्व जल संसाधन विभाग के महानिदेशक मित्र बराल ने किया। बैठक में नेपाली प्रतिनिधिमंडल ने कोसी और गंडक परियोजना के मुख्य क्षेत्रों, जिसमें नहरें, बैराज क्षेत्र और तटबंध शामिल हैं, से अतिक्रमण हटाने पर सहमति व्यक्त की, ताकि परियोजनाओं का संचालन और रखरखाव सुचारू रूप से सुनिश्चित किया जा सके। वहीं वीरपुर में कोसी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति से बचाव के लिए दोनों पक्ष कटाव नियंत्रण पर सहमत हुए हैं। साथ ही यह भी सहमति बनी कि कोसी परियोजना के तहत पट्टे पर दी गई भूमि का सीमांकन एक निर्धारित समय सीमा के भीतर जीपीएस तकनीक का उपयोग करके और भौतिक रूप से मौके पर जाकर पूरा किया जाएगा। नेपाली पक्ष ने आश्वासन दिया कि बाढ़ के मौसम के दौरान जब कोसी नदी में जल प्रवाह अधिक होता है तो स्थानीय नागरिकों द्वारा की जाने वाली कटाई, मछली पकड़ने और अन्य गतिविधियों के कारण कोसी बैराज के सामान्य संचालन में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाएगा। भारत ने नेपाल में पश्चिमी कोसी मुख्य नहर और वाल्मीकि नगर गंडक बैराज में जल निकासी और जल भराव का निरीक्षण करने और उन्हें हल करने पर सहमति व्यक्त की। नेपाली पक्ष के अनुरोध पर भारत द्वारा ईमेल के माध्यम से नेपाल प्रभाग में किए जा रहे कार्यों की नियमित रूप से सूची और सैटेलाइट तस्वीरें उपलब्ध कराने पर भी सहमति बनी है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना है डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त ही फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी, 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ बड़ा बढ़ावा मिला है, जो देश के सबसे लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे में से एक है। करीब 600 किलोमीटर लंबा यह प्रोजेक्ट मेरठ से प्रयागराज तक फैला है और 36,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बना है। यह बेहतर कनेक्टिविटी, कम यात्रा समय और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ा बल देने का वादा करता है। डीडी इंडिया के संवाददाता और डीडी न्यूज के हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे ने इस कॉरिडोर का सफर किया और इसे लेकर आए हैं यहां से ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के दिल से गुजरती हुई यह स्मूथ सड़क, यही है नया गंगा एक्सप्रेसवे। भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक, जिसे 36,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से बनाया गया है। 6 लेन का ये एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर, जिसे आगे चलकर 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी हिस्से से जोड़ता है, मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों को कवर करते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है और प्रयागराज से होता हुआ मेरठ जाता है। अब अगर दावों की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि ये एक्सप्रेसवे प्रयागराज से लेकर मेरठ की दूरी 12 घंटे से कम कर महज 6 से 6.5 घंटे का करता है। और इसका अगर पूरी लंबाई की बात की जाए तो तकरीबन 600 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है। तकरीबन 36,000 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है और एक तरह से एक लाइफलाइन के तौर पर इसे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के लिए देखा जा रहा है। अंतर तुरंत दिखाई देता है। मेरठ से प्रयागराज तक का सफर जो पहले 10 से 12 घंटे तक लेता था, अब लगभग आधे समय में पूरा होने की उम्मीद है। यात्रियों, ट्रांसपोर्टर्स और व्यापार के लिए इसका मतलब है रफ्तार, दक्षता और भरोसेमंद यात्रा। लेकिन यह सिर्फ तेज सफर की कहानी ही नहीं, गंगा एक्सप्रेसवे को एक आर्थिक लाइफलाइन के तौर पर भी देखा जा रहा है। यह महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्रों से गुजरता है, जिससे बड़े बाजारों तक सीधी पहुंच मिलती है, देरी कम होती है और लॉजिस्टिकल लागत घटती है। उत्तर प्रदेश तेजी से अपने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो होगा एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। मूलभूत जो ढांचा है वो मजबूत होना चाहिए, अच्छे रोड, अच्छी सड़कें, अच्छे एक्सप्रेसवे। और इससे ये होगा कि इंडस्ट्रीज़ हो या स्टूडेंट्स या जो बैकबोन कही जाती है हमारी इकोनॉमी की, कृषि क्षेत्र, वो अपने प्रोडक्ट्स को तेज़ी से बड़ी बड़ी मार्केट्स, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए, वहाँ तक ले जा पाएंगे। देश ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली, जेवर हो या फिर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ से शिप कर पाएंगे। और ख़ास तौर पे जो टाइम सेंसिटिव क्रॉप्स होती है, यानी कि वो फसल जिनका एक तरह से टाइम होता है कि आप जल्दी से जल्दी उन्हें या तो कोल्ड स्टोरेज ले जाए या फिर आप उन्हें बेच दे, उनको ले जाने में मदद होगी। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार वो आपको दिखाए कि किस तरह से दोनों तरफ यहाँ पर खेत मौजूद है एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ। अब बात की जाए इस एक्सप्रेसवे की तो तकरीबन 500 ऐसे गांव हैं जो इस एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होते हैं और तकरीबन 12 ऐसे ज़िले हैं जो कनेक्ट होते हैं। अब इन 12 ज़िलों के नाम है मेरठ, जहाँ से एक्सप्रेसवे शुरू होता है एक तरफ से, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जो अंत में आता है। तो ऐसे में ये जो भी लाखों करोड़ों किसान इन हाईवे से कनेक्टेड है और ख़ासतौर पे गंगा एक्सप्रेस से कनेक्टेड है, वो अपने प्रोडक्ट को लेकर आराम से बड़ी बड़ी मार्केट तक जा पाएंगे, तेज़ी से जा पाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर चल पाएंगी। और इससे होगा ये कि बेटर प्राइस और अच्छा एक तरह से अच्छी फसलें लोगों को भी पहुँच पाएंगी और लोग भी एक अच्छा किसान जो है उनकी आय में एक बड़ी वृद्धि होगी। खेती के अलावा छोटे और बड़े उद्योगों तक बेहतर कनेक्टिविटी का मतलब हो सकता है ज्यादा आय और नए अवसर। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे कॉरिडोर अपने आसपास विकास को गति देते हैं, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स पार्क्स और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के रूप में। और यह सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की बात नहीं, इस एक्सप्रेसवे को एक संपूर्ण ट्रांजिट इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जा रहा है। योजना में वे साइड सुविधाएं, फ्यूल स्टेशन, फूड कोर्ट, रेस्ट एरिया और इमरजेंसी सेवाएं शामिल है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक हो सके। इस एक्सप्रेसवे की एक प्रमुख विशेषता है शाहजहांपुर जिले में 3.5 किलोमीटर लंबे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का प्रावधान, जो इस परियोजना को आर्थिक लाभों से परे सामरिक महत्व भी प्रदान करता है।
तो हम हरदोई से चलकर मेरठ तक आ चुके हैं। यही गंगा एक्सप्रेसवे का समाप्ति का पॉइंट है और अगर आप प्रयागराज जा रहे हैं तो यहीं से एक्सप्रेसवे शुरू होता है। आपको लेफ़्ट की तरफ जाना है और फिर आप तकरीबन 600 किलोमीटर ट्रैवल करके आप प्रयागराज तक जा सकते हैं। कुछ चीज़ें जो हमने नोट की वो ये थी कि सुविधाएं कई सारी इस एक्सप्रेसवे में मुहैया कराई जाएगी, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि ईवी जो गाड़ियाँ रहेंगी उनके लिए खास प्रोविजन किए गए हैं। जगह जगह पर ईवी के लिए चार्जर दिए गए हैं ताकि लोग जो सफ़र कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो लेकर जा रहे हैं उनको कोई समस्या ना हो। यहाँ पर मेडिकल एक तरह से फैसिलिटीज़ देने की भी पूरी सुविधाएं करके रखी गई है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स जगह जगह पर लगाए गए हैं ताकि किसी को भी अगर ज़रूरत पड़े इमरजेंसी में तो फ़ोन करके जल्द से जल्द मदद अपने पास बुला सके। आप अगर बात करें स्पीड लिमिट तकरीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की है और ये लगातार उतनी ही रहती है। तो आप एक अच्छा एक्सप्रेसवे है, स्पीड लिमिट में रहकर ड्राइव करें क्योंकि जगह जगह पर कैमरे भी है। दूरी घटाने से लेकर आर्थिक संभावनाओं को खोलने तक गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि विकास का एक कॉरिडोर है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सिर्फ शहरों को ही नहीं जोड़ता बल्कि उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं को भी जोड़ता है। नई दिल्ली में कैमरा पर्सन राजेंद्र जोशी और सुमित धीमान के साथ अक्षय डोंगरे, डीडी न्यूज। छत्तीसगढ़ के कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर आईईडी विस्फोट में 3 जवान शहीद हो गए हैं जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल है। सुरक्षा बलों की टीम कोरसकोडा जंगल में तलाशी अभियान पर निकली थी। इसी दौरान नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी को निष्क्रिय करते समय जोरदार धमाका हुआ। यह घटना छोटे बेठिया थाना क्षेत्र में हुई। धमाका इतना तेज था कि जवानों को संभलने का मौका नहीं मिला। हादसे में घायल जवानों को तुरंत रेस्क्यू किया गया लेकिन 3 जवानों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घायल जवान परमानंद कोमरा को बेहतर इलाज के लिए कांकेर भेजा गया है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।